ओके, हेलो एवरीवन। आज हमने एंथैल्पी सीखनी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन के लिए, है ना। हेस्ला कर चुके हैं। अभी देखेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पीज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। जैसे अगर कंबशन है, ठीक है, कहीं किसी रिएक्शन में कंबशन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। उस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज आएगा, मतलब अगर मैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन को डिफाइन करूं तो इट मीन्स कि ये एंथैल्पी चेंज होगा पर मोल, है ना। ओके, जब कोई सब्सटेंस कंबशन में जाएगा, whenever substance undergoes combustion, ओके, क्लियर। और जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए, ठीक है। दस, क्योंकि डेल एच नोट यूज कर रहे हैं ना, तो जहां भी नोट आएगा मतलब जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स हैं वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है, क्लियर। तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, ये तुम ट्राई कर लेना, बहुत सिंपल सा है। जैसे मैंने पहले बताया कि थर्मोकेमिकल इक्वेशंस को हम अलजेब्रिक इक्वेशंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे इन्होंने आपको तीन ये इक्वेशन है, इसके लिए आपको डेल फॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है, क्लियर। बाकी इसकी कंबशन एनर्जी दे दी, इसकी दे दी, इसकी दे दी। अब इन तीनों इक्वेशन से आपने सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ से आपने फर्स्ट इक्वेशन पहले फॉर्म करके दिखानी है, ठीक है, जैसे आप एल्जेब्रिक इक्वेशंस बनाते हैं, ठीक है। तीन से कोई नहीं है ना इक्वेशन वैसे वाली, ठीक है। आप देखना, इसको भी ट्राई करना, और वैसे आप इसकी एंथैल्पी भी निकाल सकते हो। सेम है जैसे मैंने ग्रेफाइट वो कार्बन मोनोऑक्साइड वाला एक न्यूमेरिकल कराया था ना आपको लास्ट टाइम, वैसे ही करना है। फिर है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होगी? सिंपल सी बात है, आप क्या कर रहे हो? आप मॉलिक्यूल को एटम्स में चेंज कर रहे हो, ठीक है। अगर आप मॉलिक्यूल को एटम्स में चेंज कर रहे हो तो उस टाइम पर जो एंथैल्पी चेंज आ रहा है दैट इज योर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है। अक्सर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी बोल देते हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी देखो आप मॉलिक्यूल से एटम बना रहे हो, डेफिनेटली आप बॉन्ड को डिसोसिएट करोगे, है ना। ओके, तो जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी बोल देते हैं और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी बोल देते हैं, क्लियर। यहाँ पे देखो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए दिखा रखा है, डायटोमिक H2 है, H2 को एटम में चेंज किया, मतलब दो हाइड्रोजन में चेंज किया, तो इसमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई? 435 किलो जूल पर मोल, ठीक है, क्लियर। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या फिर कहूँ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होगी कि जब आप 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को और वो कोवेलेंट बॉन्ड आपने गैसियस स्टेट में तोड़ने हैं, ठीक है। ये जो आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो अगर आप 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करते हो और इस प्रोसेस के दौरान जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है। ओके, तो ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल में तो आपने बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देख लेनी है, वही एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। बट इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक मतलब जैसे CH4 है ना, इस केस में हम देखेंगे मीन डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्या देखेंगे? मीन डिसोसिएशन एंथैल्पी। यहाँ पर मैं अंडरलाइन भी कर देती हूँ इस चीज को। देखो पहले आपने इसका एटोमाइजेशन करो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, देखो CH4 से एक हाइड्रोजन टूटेगा, CH3 बन जाएगा। फिर CH3 में से हाइड्रोजन तो निकालोगे, CH3 में से CH2 बन गया और एक हाइड्रोजन निकल गया। फिर इस CH2 में से CH और हाइड्रोजन निकल गया, है ना, जैसे आप डिसोसिएट करोगे एक बॉन्ड को। फिर CH में से C अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। तो यू कैन सी है कि ये जो पूरा प्रोसेस है एटोमाइजेशन का इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये मोर देन 1 स्टेप में हो रहा है ना, एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है ना, 4 स्टेप्स में यहाँ पे हो रहा है ना। तो ऐसे केस में आप कौन से स्टेप की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कंसिडर करेंगे? तो आपने क्या करना है, इन चारों स्टेप्स की, अगर किसी प्रोसेस में और एटोमाइजेशन के प्रोसेस में 4 स्टेप्स हैं या 5 स्टेप्स हैं, जितने भी हैं, ठीक है, उन सभी स्टेप्स की बॉन्ड एंथैल्पी का मीन ले लेना है। बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सेम टर्म है, ठीक है, डिफरेंट नहीं है। बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सेम टर्म है, क्लियर। तो इन चारों जो बॉन्ड एंथैल्पी है इनका आपने मीन ले लेना है। मीन कैसे लोगे? आप चारों को ऐड करो एंड देन डिवाइड बाय 4, है ना। अगर 5 होते, पांचों को ऐड करो, डिवाइड बाय 5, है ना, क्लियर, सिंपल। तो यही जो वैल्यू आ जाएगी फाइनली डिवाइड करके, दैट विल बी द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन फॉर दैट पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, ओके, क्लियर। अब यहाँ पे इन्होंने काफियों की दे रखी है, इसमें कोई वो है नहीं, ठीक है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको पता है, ठीक है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की बॉन्ड एंथैल्पी का डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये हमने पीछे भी किया है। उसके बाद
लेटिस एंथैल्पी इंपॉर्टेंट, एंड बोन हार्बर साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोन हार्बर साइकिल और लेटिस एंथैल्पी। तो लेटिस एंथैल्पी क्या होती है कि अगर ऐसा चेंज हो, एंथैल्पी चेंज कब, जब 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, आयनिक ओके, डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस इन गैसियस स्टेट, ठीक है, अगर कोई आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl है, ठीक है, NaCl आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड स्टेट में है, अगर वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाए, और वो आयंस जिसमें वो डिसोसिएट हो रहा है वो गैसियस स्टेट में होने चाहिए, दैट इज मतलब Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ये गैसियस स्टेट में होने चाहिए। तो इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज होगा इस प्रोसेस के दौरान, दैट इज योर लेटिस एंथैल्पी, ठीक है, क्लियर। तो जनरली हम लेटिस एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं बोन हार्बर साइकिल की हेल्प से, क्योंकि एज सच लेटिस एंथैल्पी कैलकुलेट करना इजी नहीं होता, ठीक है। तो बोन हार्बर साइकिल की हेल्प से मतलब कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आपको मैं फिर भी एक साइकिल दिखाती हूँ, बोन हार्बर साइकिल, ये आपका सोडियम क्लोराइड के लिए बोन हार्बर साइकिल रिप्रेजेंट किया गया है। इसको मैं ऐसे ना दिखा के मैं आपको अपने थ्रू से कराऊंगी जो मुझे इजी लगता है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, यस, तो ये रिएक्शन है, ठीक है। तो बॉन हार्बर साइकिल कुछ नहीं है, मतलब एक्चुअली क्या होता है कि ये जो रिएक्शन है आपको एज सच दिखी है ना, एज सच दिख रही है, बट ये जो रिएक्शन है नंबर ऑफ स्टेप्स में होती है, ठीक है, ओके। हम इस रिएक्शन को नंबर ऑफ स्टेप्स में भी लिख सकते हैं, कैसे, देखो इनिशियली क्या होगा, जब सोडियम क्लोराइड जो कि सॉलिड स्टेट में है, ये मैंने लिखा नहीं यहाँ पे ना, एस स्टेट लिखनी थी इसकी, एस पहले लिखा नहीं गया, फिर कुछ मुचड़ी होगी, NaCl जो कि आपका आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड स्टेट में है। इनिशियली देखो ये किस में डिसोसिएट हो रहा है, NaS में और हाफ Cl2 में, सोडियम अलग हो रहा है, क्लोरीन अलग हो रहा है, ठीक है। तो इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज हुआ है उसे बोलेंगे हम फॉर्मेशन एंथैल्पी, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी, ठीक है, क्लियर, ओके। ये फर्स्ट स्टेप है। नाउ सेकंड में क्या होगा, फिर ये जो सोडियम सॉलिड है और हाफ Cl2 गैसियस है ना, ये किस में चेंज हो रहा है, देखो Na प्लस हाफ Cl2G। तो यहाँ पे फर्क क्या है, देखो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड में हाफ Cl2G हाफ Cl2G, मतलब क्लोरीन में कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे चेंज किस में आ रहा है, सोडियम में। यहाँ सोडियम पहले सॉलिड स्टेट में था, यहाँ पर ये गैसेस स्टेट में हो गया। तो अगर सॉलिड गैसेस में चेंज हो रहा है तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, सब्लिमेशन, है ना। तो ये कौन सी हुई, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है। इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज आएगा दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, क्लियर। तीसरा देखो, तीसरे में क्या है, Na गैसियस हाफ Cl2 गैसियस, है ना, किस में चेंज हो रहा है, Na पॉजिटिव गैसियस में और हाफ Cl2 गैसियस में, ठीक है। तो हाफ Cl2 और स्टेट भी सेम है, तो मतलब क्लोरीन में अभी कोई चेंज नहीं आया है, बट सोडियम में चेंज आया है। Na गैसियस, Na पहले न्यूट्रल था, अब प्रोडक्ट में Na पॉजिटिव बन गया, आयन बन गया है ना, Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और आयन अपने आप को आयनाइज किया है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में, इस स्टेप में जो एंथैल्पी चेंज आया दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। सिमिलरली 3 स्टेप हो गए ना, अभी 2 स्टेप और बाकी हैं इस प्रोसेस के। फिर क्या होगा, देखो Na पॉजिटिव बन गया, फिर हाफ Cl2, फिर किस में चेंज हो रहे हैं, Na पॉजिटिव G प्लस क्लोरीन G। अब देखो सोडियम तो सेम ही है, इधर भी Na पॉजिटिव G है, इधर भी Na पॉजिटिव G है, चेंज कौन हुआ है, क्लोरीन। क्लोरीन पहले हाफ हमने क्लोरीन का मॉलिक्यूल लिया होता गैसियस स्टेट में, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, अभी हमने क्या ले लिया, एक क्लोरीन, 1 मोल ऑफ क्लोरीन, या फिर मैं बोलूँ कि हाफ मोल ऑफ क्लोरीन थे, अभी 1 मोल ऑफ क्लोरीन हो गया, ठीक है। क्लोरीन अकेला हो गया, पहले मॉलिक्यूल में था, Cl2 की फॉर्म में था, अभी क्लोरीन अकेला हो गया है, ठीक है। मतलब इसका मॉलिक्यूल डायटोमिक मॉलिक्यूल था ना, तो ये एटम में चेंज हो गया है ना, मैं क्या कह सकती हूँ। तो ये इस दौरान कौन सा मतलब एंथैल्पी चेंज हुआ होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, स्टैंडर्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। और मैंने इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया है, डेल बॉन्ड H0 को मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे हाफ मोल लिए हैं, क्लोरीन के हाफ मोल लिए हैं, 1 मोल नहीं है। 1 मोल होता तो सीधा डेल बॉन्ड H0 लिखती, बट हाफ है तो इसलिए इस वैल्यू को भी हाफ करना पड़ेगा, ओके, क्लियर। फिर लास्ट स्टेप में क्या होगा, जब Na पॉजिटिव Clg, है ना, क्लोरीन एटम है, ये किस में चेंज हो रहा है, Na पॉजिटिव G प्लस Cl नेगेटिव G,
ठीक है। तो सोडियम में कोई चेंज नहीं है, बट क्लोरीन यहाँ पे न्यूट्रल एटम था, यहाँ पर ये एक अनायन बन गया है, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है और Cl नेगेटिव में चेंज हो गया है। तो इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, डेल EgH0 जिसे हम बोलते हैं। तो मतलब ये वही चीज है, ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया मेरा। अगर तुम देखो ना, ये NaCl, Na पॉजिटिव जी, Cl नेगेटिव जी, है ना, जिसके लिए हमने बोला था कि इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज होगा वो लैटिस एंथैल्पी होगा, है ना। तो अब तुमने देखा कि ये जो स्टेप हुआ है, ये जो फाइनल है अब ये बना है, ये 5 स्टेप्स में हुआ है ना। तो मतलब मैं क्या कह सकती हूँ कि जो लैटिस एंथैल्पी है वो सम होगी, है ना। इन 5 स्टेप्स में जो जो एंथैल्पी इन्वॉल्व हुई है उनका सम होगी लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। क्योंकि लैटिस एंथैल्पी ये कह रही है ना कि इस प्रोसेस में जितना एंथैल्पी चेंज हुआ है दैट इज लैटिस एंथैल्पी, है ना, स्टैंडर्ड लैटिस एंथैल्पी, ओके, अगर 1 मोल है। बट हमने जब देखा, बॉन हावर ने साइकिल रिप्रेजेंट किया कि ये जो प्रोसेस है ये तो नंबर ऑफ स्टेप्स में होता है जनरली, पहले ये होगा फिर ये ऐसे 5 स्टेप्स उसने बताए, ठीक है। तो अभी कैन से कि लेटेस्ट एंथैल्पी आपकी 5 एंथैल्पी का यहाँ पर सम है सोडियम क्लोराइड के लिए, ठीक है, ओके, क्लियर। तो फॉर्मेशन एंथैल्पी, सब्लिमेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो ये हम हर किसी चीज के लिए, हर स्टेप के लिए फाइंड आउट कर लेंगे, पांचों वैल्यूज, फॉर्मेशन, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सब हम फाइंड आउट कर लेंगे और इनको सम करके हम लेटेस्ट एंथैल्पी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली आप और कंपाउंड्स के लिए भी इस तरह, आपके लिए तो खैर अभी डिफिकल्ट होगा, बट वी कैन, हम और आयनिक कंपाउंड्स के लिए भी इस तरह से बॉन हार्बर साइकिल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके थ्रू हम लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर, ओके। तो यहाँ पर भी देखो इसने साइकिल की फॉर्म में ही बताया और कुछ नहीं किया इसने। देखो यहाँ पर पहले आप देखो फॉर्मेशन हुआ, फिर सब्लिमेशन हुआ, फिर उसके बाद इसने आयनाइजेशन कर दिया, फिर इसने क्या करना था, बॉन्ड डिसोसिएशन किया, देन फिर इलेक्ट्रॉन गेन किया, फिर Na पॉजिटिव Cl G नेगेटिव बन गया, है ना। तो यही जब NaCl बनाएगा इसी को तो हमने क्या कहा था, लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। तो ऐसे इसने एक साइकिल की फॉर्म में इस चीज को रिप्रेजेंट किया जो मैंने आपको इंडिविजुअल इक्वेशंस की फॉर्म में बता दिया है, ठीक है, क्लियर, ओके। ये आपका बॉन हार्बर साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। उसके बाद एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो जनरली जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है आपका वो 2 वैल्यूज का सम होती है, किस किस की, लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। डू रिमेंबर इट, डेल सोल किसका सम होता है, लैटिस एंथैल्पी प्लस आपको हाइड्रेशन एंथैल्पी का सम चाहिए, मतलब ऐड करना पड़ेगा आप, तभी आपकी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आएगी, ठीक है, ओके। इसको हम डेल सोल H0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसको डिफाइन करूं कि जब 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का डिसोल्व हो जाए किसी स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है, 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस गेट डिसोल्व्ड इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, तो उस दौरान जो भी एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ओके। अब यहाँ पर ये मैंने बता चुकी हूँ, फिर से दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं है कि डेल सोल जो है लेटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी का सम हो गया। लेटिस एंथैल्पी या बोन हार्बर साइकिल से निकाल लेते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। हाइड्रेशन मतलब जब भी कोई आपका सॉल्यूट हाइड्रेट होता है, ठीक है, उस दौरान भी आपकी एंथैल्पी उस दौरान भी एंथैल्पी चेंज होता है, और वो जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है, ओके। हाइड्रेशन मतलब पानी से इंटरेक्ट करना, सिंपल सी बात। सिमिलरली एक है एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूट करना होता है किसी सॉल्यूशन में फर्दर एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, फर्दर एडिशन ऑफ वाटर अगर हम करते हैं किसी सॉल्यूशन में तो वी आर डाइल्यूटिंग इट, ठीक है। जैसे कि हमने एक गिलास शुगर सॉल्यूशन बनाया 1 ग्लास, है ना। अब मैं क्या करूँ, मैंने 1 ग्लास जो तुमने शुगर सॉल्यूशन बनाया है उसको मैंने किसी दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर किया और उस कंटेनर में मैंने फर्दर एडिशन ऑफ वाटर करना शुरू कर दिया, है ना। आई हैव स्टार्टेड फर्दर एडिशन ऑफ वाटर, तो मतलब मैं उस शुगर सॉल्यूशन को क्या कर रही हूँ, मैं उसे डाइल्यूट कर रही हूँ, क्लियर, ओके।
यहाँ पे देखो इन्होंने कैसे प्रेजेंट किया है HCl एंड एक्वस। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ सिंप्लीफाई कन्वीनियंस के लिए इन्होंने बता भी दिया कि हमने सिंबल एक्वस को वाटर लिखा है। एक्वस मतलब वाटर, ओके क्लियर। तो मतलब अगर आपने HCl में 10 आपने मोल ऑफ वाटर डाले हैं तो HCl डॉट 10H2 बन रहा है। सिमिलरली आपने जैसे ये आपका पहला सॉल्यूशन बन गया, फिर आपने इसमें 25 मोल डाल दिए, फिर ये 25 बन गया, फिर आपने इसमें जो बना इसमें 40 डाल दिए तो ये फिर 40 वाला बन गया। जब आपने इन्फिनिटी मतलब आपने बहुत सारे नंबर ऑफ मोल्स डाल दिए वाटर के, एक्सेस में आपने वाटर डाल दिया, उसको बोलेंगे हम अज्यूम कर लेंगे आपने इन्फिनिट मतलब इनफाइनाइट मोल्स डाल दिए, तो एट दैट टाइम उस डायल्यूशन को हम बोलते हैं इनफाइनाइट डायल्यूशन। ठीक है, जब आपने सॉल्यूशन में एक्सेस ऑफ वाटर डाल दिया, एक्सेस ऑफ वाटर डाल दिया है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि आपने उसको इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया है। ठीक है, तो उस दौरान जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसे बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके क्लियर। तो ये तो सिंपल से टर्म्स है, इसमें कोई खास है नहीं। अभी जो मेन समझने की चीज है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पॉन्टेनिटी। ठीक है तो स्पॉन्टेनिटी होता क्या है? तो काफी आपने देखा होगा कि हमने पढ़ा होगा कि फलाना चीज स्पॉन्टेनियस है, फलाना नहीं है स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे आपने देखा है स्पॉन्टेनियस को मैं से आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ स्पॉन्टेनियस होता क्या है। अगर कोई प्रोसेस बिना किसी एक्सटर्नल असिस्टेंस के, विदाउट 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 एनी हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल फैक्टर, अगर वो प्रोसेस खुद ब खुद स्मूथली हो रहा है, इट मीन्स दैट प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, है ना। लाइक इफ आई एम अ स्टूडेंट एंड मैं खुद से पढ़ रही हूँ, मैं किसी से हेल्प नहीं ले रही हूँ, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं हो रही है, मैं खुद से करे जा रही हूँ, इट मीन्स क्या, मैं स्पॉन्टेनियस हूँ। अगर मैं किसी की भी, अपने फ्रेंड्स की, टीचर की, अपने किसी भी पेरेंट्स से किसी की भी हेल्प लेती हूँ पढ़ने में, इट मीन्स मैं नॉन स्पॉन्टेनियस हूँ। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जनरली अगर मान लो मेरी किसी के किचन में गैस लीक कर जाए, सपोज करो किसी किचन में गैस लीक कर गई, तो आप क्या देखोगे कि वो जो गैस है वो ऑटोमेटिकली सभी रूम्स में एक्सपैंड हो जाएगी, फैल जाएगी, है ना। ओके ओके, अब ये जो गैस एक्सपैंड हुई है, क्या हमने किया इसको एक्सपैंड? नहीं किया ना, ऑटोमेटिकली गैस एक्सपेंड होती है, गैस की टेंडेंसी है एक्सपेंड होने की, है ना। ओके क्लियर। तो ये जो प्रोसेस हुआ ये कैसा हुआ, ये स्पॉन्टेनियस हुआ, क्योंकि हमने उसको एक्सपैंड करने में बिल्कुल कोई हेल्प नहीं की, गैस खुद ब खुद एक्सपैंड हो गई। ठीक है, सिमिलरली जैसे मैंने एक कप चाय बनाया, है ना, अब मैंने एक कप चाय बनाया और मैंने उसे टेबल पे रख दिया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि चाय ठंडी हो गई, है ना, चाय ठंडी हो गई। अब जो हीट थी, जो चाय के अंदर हीट्स थी, वो कहाँ चली गई, वो सराउंडिंग में चली गई, है ना, क्योंकि सराउंडिंग चाय के कंपैरेटिवली ठंडी थी। जो मान लो भी एक कप चाय रखा आपने, चाय गर्म है, बाहर की जो हमारी एयर, ये सराउंडिंग है जिस भी कमरे में बैठे हैं, वो चाय के कंपैरेटिवली क्या है, ठंडा है ना। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर जनरली होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ओके, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी पर हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफर हुआ, अब मैंने तो उसे नहीं कहा, मतलब मैंने तो कोई ऐसा कुछ किया ही नहीं जिससे हीट ट्रांसफर हुआ, है ना, वो खुद ब खुद हीट ट्रांसफर होगी। व्हाट डज इट मीन कि ये जो हीट का ट्रांसफर है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ये स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, आप कपड़े प्रेस करते हो, प्रेस आपकी गर्म है, कपड़ा आपका ठंडा है, जब ऐसे आप प्रेस लगाते हो उसके ऊपर, ऑटोमेटिकली वो हीट जो है वो कपड़े में ट्रांसफर हो जाती है ना। क्लियर, ओके, समझ में आया। तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जो ट्रांसफर है वो आपका स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर इन्होंने स्पॉन्टेनियस को से डिफाइन भी किया है, हैविंग द पोटेंशियल टू प्रोसीड विदाउट द असिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। ठीक है, किसी एक्सटर्नल एजेंसी की असिस्टेंस के बिना, असिस्टेंस मतलब काइंड ऑफ हेल्प। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक और चीज लिखी है, अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज एन रिवर्सिबल प्रोसेस एंड मे ओनली बी रिवर्स बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी। ओके, कि जितने भी आपके स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं, जैसे अब ये चाय मेरी ठंडी होगी, तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है चाय अपने आप गर्म हो जाए बाद में, थोड़ी देर बाद, है ना, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। अब जो गैस फैल गई, क्या हो सकता है वो ऑटोमेटिकली फिर से वापस सिलेंडर में आ जाए? नहीं आ सकती ना, क्योंकि अगर हाँ खुद ब खुद नहीं आएगी, हाँ हो सकता है मैं कोई एक्सटर्नल फैक्टर लगाऊं, कुछ कंडीशन लगाऊं, कुछ और करूं, है ना, तब शायद मे बी ये प्रोसेस
पॉसिबल हो, बट अपने आप से तो ये नहीं होगा, है ना। तो जनरली जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं दे आर इरिवर्सिबल, मतलब वो रिवर्सिबल नहीं होते, इरिवर्सिबल होते हैं, क्लियर। और अगर आपको उनको रिवर्सिबल बनाना है तो आपको किसी एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, कोई एक्सटर्नल, मतलब कुछ ना कुछ आपको फोर्स, प्रेशर, वर्क, कुछ ना कुछ आपको लगाना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। Now next question, next topic is decrease in enthalpy a criterion for spontaneity? क्या अगर किसी प्रोसेस में एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है तो हम ये मान ले कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा? तो ये आपसे पूछ रहा है, ओके। तो अगर आप देखो जनरली क्या होता है कि अगर डिक्रीज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है, मैं बताती हूँ। आप रिएक्शन कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पर, यस ये एक रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो इधर वाई एक्सिस पे एंथैल्पी रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक्स पे हमने बताया रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर एच आर लिखा है, मतलब ये जो वैल्यू है वो रिएक्टेंट की एंथैल्पी है, सपोज करो इट इज 100, है ना, एंड ये जो वैल्यू है ये है प्रोडक्ट की एंथैल्पी, सपोज इट इज 50। तो आपने देखा कि रिएक्टेंट की एंथैल्पी ऑब्वियसली ऊपर की तरफ है, तो मतलब उसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है प्रोडक्ट से, है ना। तो मतलब इस प्रोसेस में एंथैल्पी क्या हुई है, डिक्रीज, क्योंकि जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना होगा तो रिएक्टेंट की तो एनर्जी ज्यादा है बट प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा नहीं है ना, उसकी कम है, तो मतलब एंथैल्पी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि नेट हीट इवोल्व हुई है ना। हीट इवोल्व होना मतलब समझ रहे ना, एनर्जी का बाहर निकलना, है ना, एनर्जी का डिक्रीज होना, ओके। तो यहाँ पर अगर एंथैल्पी डिक्रीज हुई है तो वो मतलब इस रिएक्शन में कुछ ना कुछ हीट इवोल्व हुई है ना, मतलब ये एक्सोथर्मिक हो सकता है। सिमिलरली अगर किसी रिएक्शन में ये प्रोडक्ट की एंथैल्पी है और ये रिएक्टेंट की है, मतलब रिएक्टेंट की एंथैल्पी कम है, यहाँ उल्टा है, यहाँ प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा है ना, प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा है, तो मतलब इस रिएक्टेंट्स ने कहीं ना कहीं हीट एब्जॉर्ब करी होगी, तभी यहाँ पर पहुंचा है ना। रिएक्टेंट से ही तो प्रोडक्ट बना है ना, तो मतलब इसके जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे उन्होंने कुछ हीट एब्जॉर्ब करी होगी, तभी उनके जब वो प्रोडक्ट बने उनकी एनर्जी ज्यादा हुई है। तो वो हीट वो जनरली कहाँ से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, मे बी फ्रॉम सराउंडिंग, है ना। हो सकता है वो सुनो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब की हो, या फिर कहीं किसी ने कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करी हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसा इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक, जहां पर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है रिएक्टेंट से, है ना, मतलब रिएक्टेंट से एनर्जी एब्जॉर्ब करी होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा कि अगर एक्सोथर्मिक होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, एंडोथर्मिक होगा तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, ठीक है। तो पर ऐसा जनरली काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हैं, ठीक है। अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस, बट हम ऐसे स्टैम्प नहीं लगा सकते, हम ऐसी कोई स्टैम्प नहीं लगा सकते कि सभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि सभी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस नहीं है, बट काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती हैं। तो मतलब इट डज, मतलब स्पॉन्टेनिटी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। कहीं एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी स्पॉन्टेनियस हैं, ठीक है, ओके। जैसे इवापोरेशन है, इवापोरेशन क्या है, एंडोथर्मिक है ना। ऑल्सो वो फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है, बट हो तो स्पॉन्टेनियसली रहा है ना। अब इसमें देखो कई ऐसी रिएक्शंस होते हैं, मान लो जिनको सिर्फ इतनी एनर्जी की जरूरत होती है जितनी सराउंडिंग में प्रेजेंट है, रूम टेम्परेचर प्रेजेंट है, तो वो क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर से हीट एब्सॉर्ब करेंगी और रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी, है ना। तो वहां पर आपको कोई एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड नहीं करना पड़ा, मतलब रिएक्शन खुद ब खुद हो गई, है ना। ऑल्दो इट्स एंडोथर्मिक बट रिएक्शन हो गई ना, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी पर, दोनों ही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती हैं, ओके। तो ये हमें क्लियर हो गया कि सभी ये कोई मतलब डिक्रीज इन एंथैल्पी कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं लगा सकते, हम इसको क्राइटेरिया नहीं बना सकते, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि जिन जिन रिएक्शंस में एंथैल्पी में डिक्रीज हो रहा है वो सभी रिएक्शंस आपकी स्पॉन्टेनियस, हम ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है, क्लियर, अभी क्लियर हो गया। अब है एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी मतलब हम एंट्रोपी देखेंगे, एंट्रोपी क्या होता है, और एंट्रोपी से कैसे किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी हम चेक आउट कर सकते हैं वो भी देखेंगे हम, ठीक है, कि कब किस तरह की एंट्रोपी में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो बेसिकली यू शुड नो फर्स्ट कि व्हाट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी को हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल क्या है एंट्रोपी का, कैपिटल एस, ठीक है। जैसे एंथैल्पी का कैपिटल एच है, इंटरनल एनर्जी का कैपिटल यू है, हीट का स्मॉल क्यू है ना। सिमिलरली एंट्रोपी का होता है कैपिटल एस, ओके, क्लियर। तो
एंट्रोपी होता क्या है? बेसिकली एंट्रोपी होता है डिग्री ऑफ रेंडमनेस। कोई कोई चीज कितनी ज्यादा रैंडम है, रैंडम मतलब नॉट वेल अरेंज्ड, ओके, नॉट वेल अरेंज्ड, ठीक है, ओके। अगर जितना ज्यादा डिसऑर्डर होता है किसी सिस्टम में उतनी ज्यादा उसकी एंट्रोपी होती है, ठीक है, क्लियर। जैसे मैंने क्या किया, मैंने ऐसे रैंडमली स्टूडेंट्स उठा लिए स्कूल में, कोई 6 का है, कोई 7 का है, कोई 8 का है, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, ऐसे उठा लिए मैंने, ऐसे ग्रुप बना दिए रैंडमली। तो उसमें क्या हुआ, कुछ भी आपने, मैंने उसे वेल अरेंज नहीं किया है ना, मैंने उस ग्रुप्स को वेल अरेंज नहीं किया, मैंने ऐसे रैंडम उठाए और डाल दिए, क्लियर, ठीक है। उसमें आपको कोई भी, अगर मैं ग्रुप्स जो है किसी ऑर्डर मतलब किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट में बनाऊं, अरेंजमेंट मतलब इधर आई, मतलब इधर मैं कहूँ कि हाउस वाइज बनाऊं, अरावली वाला, नीलगिरी, शिवालिक, उदयगिरी, है ना, या फिर मैं ग्रुप्स को क्लास वाइज बना दूं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, है ना, सबके मैं अलग अलग ग्रुप बना दूं। तो यहाँ पर हमारा मतलब अगर मैं चीज़ों को एक ऑर्डर में अरेंज करती हूँ, ठीक है, तो मतलब उस सिस्टम की एंट्रोपी कम है, ठीक है। अगर मैं सिस्टम को ऑर्डर में अरेंज नहीं करती, मैंने ऐसे ही रेंडमली कुछ भी डाल दिया है कहीं पर भी, मतलब मेरा सिस्टम क्या है, मेरा सिस्टम डिसऑर्डर है, मतलब डिग्री ऑफ रेंडमनेस इसमें ज्यादा है, और मैं कहूँगी मेरे सिस्टम की अब एंट्रोपी ज्यादा है, ठीक है, क्लियर। आई होप कि आपको एंट्रोपी क्लियर हुआ होगा, क्लियर। अब यहाँ पर एक बात और बताऊंगी कि जो एंट्रोपी है वो स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? स्टेट फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो सिर्फ किसी भी अगर कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रही, कोई प्रोसेस हो रहा है, उस रिएक्शन या उस प्रोसेस की इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं। आपने किस पाथ के थ्रू कैसे वो रिएक्शन प्रोसीड करी है, किस पाथ के थ्रू की है, उस बात पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि ये जो आपकी इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है, या फिर आपकी एंट्रोपी है, ये आपकी स्टेट फंक्शन है। क्योंकि अगर आपने कोई प्रोसेस किया है तो आपको इनकी वैल्यू जानने के लिए आपको सिर्फ उस प्रोसेस में पहले इनिशियल स्टेट देखो, जब आप मतलब रिएक्टेंट्स लिए वो इनिशियल स्टेट में क्या वैल्यू थी और फाइनल स्टेट में क्या वैल्यू थी, ड्यूरिंग द प्रोसेस कैसा हो रहा है, किस पाथ से हो रहा है, क्या उस टाइम ड्यूरिंग द प्रोसेस वैल्यू हो रही है, उस बात पे इनकी वैल्यू डिटरमाइन डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो ये क्या है, एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो कई बातें आपको एंट्रोपी के बारे में पता चल रही है, ठीक है, क्लियर। ये तो डिग्री ऑफ रेंडमनेस है एक, ये एक स्टेट फंक्शन है, क्लियर। अब इसको हम देखते हैं कि इसको मतलब फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो अगर, हाँ, ये भी आपको पता है कि अगर केओस ज़्यादा है किसी मोशन, किसी सिस्टम में केओस ज़्यादा है, कायोटिक मोशन ज़्यादा है, क्लियर, तो आपको ये बात जो है मतलब कितना केओस है उस सिस्टम में, ये हम टेम्परेचर से भी रिलेट कर सकते हैं ना। अगर आपने मतलब मान लो गैस टेम्परेचर ज़्यादा लिया है, किसी सिस्टम में टेम्परेचर को ज़्यादा लिया, यू कैन सी, अगर पानी ले लूँ मैं, है ना, पानी आपने देखा होगा रूम टेम्परेचर पानी कैसे स्टिल सा पड़ा रहता है ना, कुछ कोई मूवमेंट नहीं होती। जैसे ही मैं इसको हीट करना शुरू करती हूँ कैसे उसमें बम्पिंग होती है ना, मॉलिक्यूल्स बम्प करते हैं ना, आपको बबल्स फॉर्मेशन दिखती है ना, मतलब वो लोग क्या करें, एक दूसरे से टकरा रहे हैं तभी तो बम्पिंग हो रही है, ओके, बबल्स बन रहे हैं, ओके, क्लियर। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें रैंडमनेस बढ़ जाती है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, है ना। मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है, एटम्स की जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, उससे क्या होगा, अगर उनकी एनर्जी बढ़ रही है तो डेफिनेटली उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है ना। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है मतलब वो ज़्यादा स्पीड से इधर उधर भागना शुरू कर देंगे, है ना। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है ज़्यादा स्पीड से, उससे क्या होगा, वो एक दूसरे से टकराना भी शुरू कर देंगे, है ना। मान लो तुम लोग पहले नॉर्मल चल रहे हो, है ना, एक नॉर्मल आपकी जो वॉकिंग स्पीड है उसमें चल रहे हो, अभी क्या हुआ है कि अचानक से पता नहीं सबको मैंने एक्स्ट्रा एनर्जी दे दिया है, सब लोग क्या करें, भागना शुरू कर दिया है, भगदड़ मच गई है ना। क्या होगा फिर भगदड़ में, कोई उधर को गिर जाएगा, किसी से टकरा के कोई उधर को गिर जाएगा, है ना, मतलब सब आपने देखा ना, सब एकदम केओस क्रिएट हो जाएगा, है ना। इट मीन्स क्या हो गया कि मेरा सिस्टम, वो जो सिस्टम है मेरा, है ना, वो रैंडम हो गया, वहां पर एंट्रोपी ज्यादा आ गई है ना, क्लियर। तो हम टेम्परेचर का रिलेशन एंट्रोपी से बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एंट्रोपी भी ज्यादा होती है, ओके, क्लियर। लोअर टेम्परेचर पर एंट्रोपी उतने ज्यादा नहीं होती, क्लियर। अब देखो यहाँ पर
इन्होंने क्या किया है, एंट्रोपी को दो अब देखो वही है, टेम्परेचर चेंज हुआ होगा तो डेफिनेटली हीट भी ट्रांसफर हुई होगी, है ना, क्लियर। तो डेल एस को डिफाइन किया है क्यू, रिवर्सिबल रिवर्सिबल प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफर होगा डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, ठीक है, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, क्यू बाय टी इज इक्वल टू डेल एस, ये याद रखना। और जो डेल एस टोटल होता है मतलब सिस्टम या सराउंडिंग, जो इस मतलब एक सिस्टम एक सराउंडिंग है ना, जो जितना चेंज सिस्टम में हो रहा है डेल एस सिस्टम है ना, और जितना चेंज सराउंडिंग में हो रहा है डेल एस सराउंडिंग, इन दोनों वैल्यू का जो सम होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। मतलब सिस्टम में एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग में एंट्रोपी का जो सम होगा, जो वैल्यू आएगी वो हमेशा जीरो से ज्यादा आएगी, वो कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इस यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज ही करती है, मतलब डे बाय डे इंक्रीज कर रही है, क्योंकि जब भी कोई प्रोसेस हो रहा होगा डेफिनेटली, है ना, डेल पर सिस्टम और अगर हम डेल सराउंडिंग एंट्रोपी देखेंगे तो वो एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही होगी, है ना, तो मतलब यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज करती है। ओके, क्लियर। और ये तब तक इंक्रीज करती है अगर मतलब यूनिवर्स तो हमेशा इंक्रीज करती है, पर अगर कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो खुद ब खुद हो रहा है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी, ओके, तो वहां पर एंट्रोपी किसी भी स्पॉन्टेनियस सिस्टम की तब तक इंक्रीज करती है जब तक मैक्सिमम नहीं हो जाता। जब वो एक मैक्सिमम वैल्यू पे वो एंट्रोपी पहुंच जाएगी और हम कहें कि मतलब एक होता है ना कि पहले बढ़ रही है, एक मैक्सिमम वैल्यू डेफिनेटली उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा आएगा जिसके आगे फर्दर एंट्रोपी इंक्रीज नहीं करेगी, ठीक है। ओके, बस वहां पर वो पहुंच कर वो सैचुरेट हो जाती है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम में एंट्रोपी जो चेंज होता है वो जीरो होता है, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम आपको याद रखना है कि एंट्रोपी चेंज जीरो रहेगा। इक्विलिब्रियम समझ लो ना, इक्विलिब्रियम आपका कहाँ लगाते हैं, अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में मतलब जितनी फॉरवर्ड हो रही है रिएक्शन उतनी बैकवर्ड हो रही है ना। मान लो फॉरवर्ड में जितना एंट्रोपी में इंक्रीज हो रहा होगा उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में एंट्रोपी में डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। तो मतलब नेट चेंज कितना हो गया, नेट चेंज जीरो हो गया, ठीक है। ओके, उसके बाद न्यूमेरिकल वगैरह करना है तुमने खुद से। गिव्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, गिव्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, ठीक है। अब हमने क्या किया है, हमने स्पॉन्टेनिटी को थोड़ा सा फर्दर इलस्ट्रेट करने के लिए, अब हमको हीट से समझ नहीं आया, कहते खाली हीट से आप नहीं डिटरमाइन कर पाओगे, मतलब एंथैल्पी की हेल्प से आप ये नहीं बता सकते कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक्सोथर्मिक भी स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं, एंडोथर्मिक भी स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं, ठीक है। तो डेल एच चाहे नेगेटिव हो चाहे डेल एच पॉजिटिव हो, डेल एच नेगेटिव किसके लिए होता है, एक्सोथर्मिक के लिए, और डेल एच पॉजिटिव होता है एंडोथर्मिक के लिए। तो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इससे स्पॉन्टेनिटी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हमने एक थर्मोडायनामिक फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया, वो थर्मोडायनामिक फंक्शन हमने बोला गिब्स एनर्जी, ठीक है। जी, जी से हमने डिनोट किया, इसे बोलते हैं गिब्स एनर्जी और गिब्स फंक्शन, ठीक है। ओके, ये जी क्या है, ये जी कुछ नहीं है, ये एच माइनस टी एस के इक्वल है, ठीक है। हमने कहा कि एच माइनस टी एस इज इक्वल टू जी एंड दिस जी इज अ गिब्स एनर्जी, या फिर हमने बोला गिब्स फंक्शन है, ठीक है। तो और ये जो जी है ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब ये मास पर डिपेंड करेगी, अमाउंट कितना आपने मैटर लिया है, ठीक है, उसके साइज पर या उसके अमाउंट पर डिपेंड करेगा, ठीक है, क्लियर। क्योंकि आपको पता है एंथैल्पी आपकी ऑब्वियसली डिपेंड करती है ना अमाउंट पर, तो जी भी आपकी एंथैल्पी सॉरी अमाउंट पर डिपेंड करेगा, क्लियर। अब देखो ये जो इक्वेशन है 6.20 डेल जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हमने क्या किया, हमने इस पर चेंज लगाया, डेल लगाया, जैसे आप डिफरेंशिएशन लगाते हैं वैसे, ठीक है। डेल लगाया, डेल जी सिस्टम इज इक्वल टू क्या होगा, डेल एच सिस्टम। फिर हम क्या करते हैं इसको, हम इसको देखो इस टी एस को कैसे ओपन करेंगे मैं बताती हूँ आपको, एक मिनट, इसे मैं बताती हूँ। मैं डेल टी एस ब्रैकेट में है ना, डेल टी एस पे लगाओगे, कैसे ओपन करते हो, जैसे आपने डिफरेंशिएशन में लगाते हैं ना, पहले फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, टी डेल एस। पहले जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो ना और उसके ऊपर डेल लगाना हो, तो एक फंक्शन को एज इट इज रखो, दूसरे पे डेल लगाओ, प्लस दूसरे को जिस पे अब आपने डेल लगा लिया इसको एज इट इज रखो, पहले वाले पे डेल लगा दो, डेल बोलते हैं इसको, डेल्टा, डी ई एल,
ठीक है, ये जो सिंबल है डेल, ये जो ट्रायंगल से बनाया है इसको डेल बोलते हैं। ओके, तो डेल माने चेंज। ओके, चेंज इन टी एस अगर लगाना है तो पहले कैसे लगाओगे, टी डेल एस, फिर इस पर डेल लग चुका है, अब इसको एज इट इज लिखो एस डेल टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी इन्होंने ऐसे लगाया हो, जब डेल लगाया ना टी डेल एस एस डेल टी, अब ये टी एस के आगे माइनस था ना, तो इन दोनों के आगे भी क्या आएगा, माइनस आएगा डेफिनेटली। ओके, अब आप कह रहे हैं हमने रिएक्शन में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, वो क्या कह रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब डेल टी क्या हो गया, जीरो। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब चेंज इन टेम्परेचर जीरो है ना, तो डेल टी जीरो है तो ये वाली पूरी टर्म है ना, ये वाली, एक मिनट, ये वाली टर्म जो है आपकी जीरो हो जाएगी है ना। ये अगर जीरो हो जाएगी तो इक्वेशन में क्या बचेगा, डेल जी सिस्टम डेल एच सिस्टम माइनस टी डेल एच सिस्टम। ठीक है, क्लियर। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिखते हैं डेल जी इज इक्वल टू डेल एच, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। डेल एच क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, सॉरी, टी है टेम्परेचर, डेल एस है चेंज इन एंट्रोपी। ओके, और डेल जी है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। अब देखो यहाँ पर इससे क्या हुआ, यहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया, अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, मैं बताती हूँ कैसे। जो हमें पता है टोटल जो एंट्रोपी चेंज होता है, टोटल एंट्रोपी जो होती है वो किसके इक्वल होता है, सिस्टम में एंट्रोपी चेंज प्लस सराउंडिंग में एंट्रोपी चेंज, है ना, ऊपर देखा है। और ये भी बताया था यूनिवर्स के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए ये जो वैल्यू है हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है यूनिवर्स के लिए। ठीक है, अगर आप पूरे यूनिवर्स की बात करें तो। ओके, अब वो कह रहे हैं अगर अगर ऐसा हो कि इंक्रीज इन एंथैल्पी, जो सराउंडिंग में जितना एंथैल्पी में इंक्रीज हुआ है उतना ही अगर सिस्टम में एंथैल्पी में डिक्रीज हुआ हो, तो मतलब देखो ये सिस्टम है और मान लो ये सराउंडिंग है। ठीक है, मान लो जितना यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज हुई है, मतलब सिस्टम ने सराउंडिंग को कुछ एनर्जी दी है ना, तो मान लो प्लस एक्स इंक्रीज हुआ, प्लस एक्स वैल्यू इंक्रीज हुई इस सराउंडिंग की। ठीक है, और मैं कहूँ कि उतनी ही यहाँ पर वैल्यू डिक्रीज हुई है माइनस एक्स, सिस्टम की उतनी ही एंथैल्पी डिक्रीज हुई है जितनी सराउंडिंग की इंक्रीज हुई है। अगर मैं कहूँ कि सिस्टम की एंथैल्पी एक्स डिक्रीज हुई है, मतलब माइनस एक्स मैं उसे लिखूंगी, तो मैं क्या कहूँगी, सराउंडिंग की कितनी एंथैल्पी इंक्रीज हुई होगी, प्लस एक्स। मतलब एंथैल्पी जो चेंज हो रहा है दोनों के लिए वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है और साइन में अपोजिट है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर भी उन्होंने ये बात कही है कि जितना, मान लो अगर सपोज करो कि जितना सराउंडिंग ने गेन किया है उतना ही सिस्टम ने लूज किया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि डेल एच सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस डेल एच सिस्टम, है ना, यही है इसका मतलब। ओके, ओके, इसका मतलब तो यही है। तो हमने डेल एच सराउंडिंग को डिफाइन किया, उसमें हमने लिखा कि डेल एच क्या होता है, क्यू बाई टी, क्यू मतलब एंथैल्पी हीट, है ना, तो डेल एच सराउंडिंग बाई टी। अब डेल एच सराउंडिंग किसके इक्वल है, डेल एच माइनस डेल एच सिस्टम, है ना, डेल एच सराउंडिंग किसके इक्वल है, एंथैल्पी जितना सराउंडिंग ने लिया है उतना सिस्टम ने लूज किया था, है ना, तो सिस्टम ने लूज किया था इसलिए हमने माइनस साइन लगाया, माइनस डेल एच सिस्टम बाय टी। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये आपने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है यहाँ पर। ठीक है, ये आपने ये डेल एच सराउंडिंग में यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन में, ये जो वैल्यू आई आपकी ये वाली। ओके, देखो पुट कर दी यहाँ पे, डेल एच टोटल इज इक्वल टू डेल सिस्टम प्लस यहाँ पे क्या पुट किया, ये वाली वैल्यू माइनस डेल एच सिस्टम बाय टी। ठीक है, अब क्या करूँ जी, अब मैंने क्या किया, ये जो टी है एलसीएम, यहाँ पे ये सॉरी ये टी है, एलसीएम ले लो, है ना, इसको बाहर कर दो, मतलब इसको भी टी से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी टी से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी टी से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर टी खत्म हो जाएगा ना, डिवाइड हो जाएगा टी टी से। इस पूरी इक्वेशन को टी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, वेरी सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे टी डेल एस टोटल हो गया, यहाँ पे टी डेल एस सिस्टम हो गया, यहाँ पे क्या बचा सिर्फ माइनस डेल एस सिस्टम। ओके, अब हमको पता है जो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए है ना, मैंने बताया था कि जो टोटल एंट्रोपी में जो चेंज होता है दैट इज ग्रेटर देन जीरो, है ना, वो जीरो से ज्यादा होगा किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन जीरो है तो क्या ये राइट हैंड साइड भी ग्रेटर देन जीरो होगी, हाँ डेफिनेटली होगी। तो ये देखो राइट हैंड साइड पे हमने बोला कि ग्रेटर देन जीरो है क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है ना। ओके, तो इसका मतलब क्या है, अगर टी डेल एच सिस्टम माइनस डेल एच सिस्टम इज ग्रेटर देन जीरो, इसी चीज को मैंने रीअरेंज किया है यहाँ पर, इस चीज को यहाँ पे रीअरेंज किया, कुछ नहीं है, माइनस साइन को कॉमन लेके ब्रैकेट में लिखा है डेल एच सिस्टम माइनस टी डेल एच सिस्टम इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, होगा किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। अब
अगर इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखो, ये है क्या, डेल एच माइनस टी डेल एस कहाँ निकाला था, अभी बताया था डेल जी किसके इक्वल होता है, डेल एच माइनस टी डेल एस, ऊपर बताया ना। तो ये किसकी वैल्यू है, डेल एच माइनस टी डेल एस, ये डेल जी की वैल्यू है। तो मतलब माइनस डेल जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, माइनस डेल जी मतलब डेल जी की वैल्यू क्या होगी, डेल जी की वैल्यू लेस देन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। माइनस डेल जी ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है भाई, माइनस डेल जी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि डेल जी की जो वैल्यू है, अगर वो दो पॉजिटिव है ना, दो वैल्यू पॉजिटिव पॉसिबल है, या तो डेल जी नेगेटिव होगा, है ना, या फिर डेल जी हो जाएगा पॉजिटिव, है ना। ओके, इसका मतलब क्या है कि अगर डेल जी आपका, अब यहाँ पर डेल जी अगर आपका नेगेटिव होता है तो क्या, तभी तो वैल्यू जीरो से ज़्यादा बनेगी, है ना। अगर डेल जी आपका क्या हो, नेगेटिव हो, तभी तो जीरो से वैल्यू ज़्यादा बन जाएगी। अगर डेल जी पॉजिटिव हुआ, सपोज करो डेल जी पॉजिटिव हुआ, मान लो +3 है इसकी वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, -3, -3, माइनस साइन तो रहेगा, माइनस साइन, अगर डेल जी +3 है तो माइनस, प्रभु रुको रुको, माइनस डेल जी की वैल्यू है +3, ओके, ये भी इसको मैंने पुट किया, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो -3, ठीक है, -3, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, -3 इज ग्रेटर देन जीरो, इज इट पॉसिबल, -3 इज ग्रेटर देन जीरो, नो। तो मतलब डेल जी कांट बी पॉजिटिव, डेल जी विल ऑलवेज, अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हो सकता है डेल जी पॉजिटिव, बट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल जी हमेशा नेगेटिव ही होगा, क्योंकि मान लो अगर डेल जी की वैल्यू होती है -5, मतलब -5 है डेल जी की वैल्यू, है ना, तो मैं यहाँ पे पुट करूंगी तो क्या बनेगा, माइनस इंटू -5, इसे, ये क्या बन जाएगा, 5 इज ग्रेटर देन जीरो, यस 5 इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब वैल्यू ट्रू हो रही है, मतलब डेल जी आपका नेगेटिव होना चाहिए किसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। डू रिमेंबर इट, डेल एस क्या होता है, डेल एस पॉजिटिव होना चाहिए, टोटल जो सिस्टम में चेंज आता है वो पॉजिटिव होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, और डेल जी नेगेटिव होना चाहिए, एंट्रोपी इंक्रीज करनी चाहिए और गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज करनी चाहिए। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की कंडीशन है दोनों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लियर। तो आई थिंक आज के लिए काफ़ी है, बाकी थोड़ा सा बचा है, ये मैं आपको कल करा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बता भी रखा है, अगर डेल जी नेगेटिव हुआ तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, अगर डेल जी पॉजिटिव हो जाए तो प्रोसेस आपका नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी कल करेंगे। थैंक यू सो मच।